नमस्कार, स्वागत है आप लोगों के आपके अपने चैनल रायसाब अकेडमी पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने सेल साइकिल देखा था और सेल साइकिल में हमने माइटोसिस के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मियोसिस का रहेगा। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन है वो नॉर्मल सोमैटिक सेल के अंदर पाया जाता है, जबकि मियोसिस की जब हम बात करेंगे तो ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल है या सेक्स सेल्स है इनके अंदर देखने को मिलता है। तो जब हमने माइटोसिस की बात की थी, हमने अलग अलग फेजेस की बात की थी। हमने शुरुआत किया था प्रोफेज के साथ। हमने पी मेट से उसको याद किया था, जिसमें पी का मतलब है प्रोफेज, एन का मतलब है मेटाफेज, ए का मतलब है एनाफेज और टी का मतलब होता है टेलोफेज। आज अब हम बात करेंगे मियोसिस की। तो सबसे पहले हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि मियोसिस हमें कहां पे देखने को मिलेगा। तो मियोसिस की अगर हम बात करेंगे तो मियोसिस हमें रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर देखने को मिलेगा। और मियोसिस में बेसिकली होता क्या है, एक पेरेंट सेल से हमें 4 डॉटर सेल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, यानी एक पेरेंट सेल से हमें 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी। पर याद रहे कि ये जो 4 डॉटर सेल्स होंगी ये हैप्लॉइड इन नेचर होंगी। ये कैसी होंगी? हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड का सिंपल सा मतलब है कि यदि हमारी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर की हम बात करते हैं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जब दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, यानी 23 प्लस 23 पेयर जब पाए जाते हैं, तब हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें डिप्लॉयड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इन्हें डिप्लॉयड। पर यदि एक सेल के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, कितने देखने को मिलेंगे? 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, यानी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, तब हम उस सेल को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल उसे नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ही क्यों है? हैप्लॉइड यहाँ पे होना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम जब सेक्स सेल की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से मिलती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से मिलती हैं, यानी इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों की ओर से आएगा। अगर 23 क्रोमोसोम मदर के हैं, तब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम किसके होंगे? फादर के होंगे। और ये आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइज। ये किस रूप में देखने को मिलेंगे हमें? मान लीजिए 23 क्रोमोसोम जो मैं मदर की बात कर रहा हूं, ये एग के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा? एग या एग सेल के अंदर पाया जाएगा। और फादर की तरफ से जो 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं, ये फादर के स्पर्म के अंदर पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? स्पर्म के अंदर पाया जाएगा। और जब फिर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, तो फर्टिलाइजेशन में 23 हैप्लॉइड सेल वाला जो स्पर्म है वो 23 हैप्लॉइड सेल वाले एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूजन के बाद ये दोनों क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट सेल का निर्माण करते हैं। और उसके बाद से वहां पे लाइफ, यानी जब वो जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वहां पर निर्माण हमको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हैप्लॉइड सेल बनना जरूरी इसलिए है क्योंकि 23 सेट हमें पापा से मिलेंगे, 23 सेट हमें मदर से मिलेंगे, और दोनों की कुछ ना कुछ जेनेटिक क्वालिटीज जो हैं वो आने वाले ऑफस्प्रिंग यानी आने वाले बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बनाना जरूरी रहता है। वरना नॉर्मल जब बॉडी के अंदर जो सेल का डिवीजन हो रहा है वो डिप्लॉइड ही होगी, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड इन नेचर होती है, यानी उनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम वहां पे देखने को मिलेंगे। पर मियोसिस जब एंड होगा तो ये 4 डॉटर सेल्स, यानी ये चारों की चारों जो डॉटर सेल हैं, ये चारों की चारों डॉटर सेल्स क्या हैं? हैप्लॉइड होंगी। ये दोनों भी क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। तो आई होप ये मेजर डिफरेंस आपको पता चला होगा कि माइटोसिस के एंड में जो 2 डॉटर सेल बनती हैं वो डिप्लॉइड इन नेचर होती हैं, जबकि मियोसिस के बाद तो 4 सेल बनेगी। इसलिए ही हम मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसीलिए ही इसका नाम क्या कहलाता है? रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। रिडक्शन डिवीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है? सेल या किसी और चीज का नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। 46 से क्रोमोसोम कितने हो रहे हैं? 23 हो रहे हैं। अब ये 23 कैसे होंगे? तो आज हम इनके फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और आई होप आपको आज की क्लास के बाद मियोसिस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम डिटेल के अंदर सारे फेज को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
तो अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 और 2 के बाद 4 डॉटर सेल बनेगी। ये जो प्रोसेस है ये 2 सब स्टेप के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, जबकि मियोसिस 2 जो है वो हूबहू माइटोसिस की तरह ही है। यानी जो चीज हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ी थी वो ही चीज रिपीट होगी मियोसिस 2 के अंदर। यानी मियोसिस 2 इज आइडेंटिकल टू माइटोसिस। और मियोसिस 1 की जब हम बात करेंगे तो मियोसिस 1 में भी फेज तो वही होंगे PMAT, पर यहां पे जब हम पी की बात करेंगे तो इसके अंदर 5 सब फेजेस और आपको देखने को मिलेंगे। वही डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। एक बार जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तब हूबहू क्या रहता है, मियोसिस 2 रहता है, या जिसको अपन माइटोसिस भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने मियोसिस 1 के अंदर जो फेज है उनका नाम इस तरीके से रखा है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ये जब एंड हो जाएगा, यानी जब मियोसिस 1 एंड होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में सेल कुछ टाइम लेता है, कुछ गैप लेता है मियोसिस 2 में एंटर होने से पहले, और उस गैप को क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस। यानी ये क्या है, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 तक जाने में जो टाइम लगेगा, जो बीच में गैप लगेगा, सेल को टाइम लगेगा, लैग जो आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। और एक बार जब मियोसिस 2 शुरू होगा तब यहाँ पे हमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 देखने को मिलेगा, जो बाद में फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस से। यहाँ पे भी आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा एक बार जब टेलोफेज कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। पहले साइटोकाइनेसिस के अंदर 1 से 2 सेल बनेगी, और जब वो मियोसिस 2 में जाएगी, एंटर करेगी, तब वापस साइटोकाइनेसिस के अंदर आपको एक के बाद 2 सेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी एक पेरेंट सेल से मियोसिस 1 एंड होने के बाद 2 डॉटर सेल, और मियोसिस 2 के एंड होने के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा प्रोफेज यानी प्रोफेज 1 के साथ, और प्रोफेज 1 के अंदर क्या क्या सब फेज है उनकी हम बात करते हैं। तो अगर हम मियोसिस की शुरुआत करते हैं तो मियोसिस के अंदर पे आपको सेम वही फेज देखने को मिलेंगे जो माइटोसिस में देखने को मिलेंगे। यानी पी-मैट की हम बात करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पर यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट फेज है जिसकी हम बात करते हैं, यानी प्रोफेज। यहाँ पे प्रोफेज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रोफेज को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा किस तरीके से जेनेटिक जो कोडिंग होती है या जेनेटिक जो नेचर है सेल का वो डिफरेंशिएट करेगा। प्रोफेज को पढ़ने के लिए हमने प्रोफेज को 4 स्टेजेस के अंदर यानी सब स्टेजेस के अंदर बांटा है, और ये 4 सब स्टेजेस क्या हैं, ये आपको याद रखने में आसानी कब होगी, जब आप इस न्यूमोनिक्स को याद कर लेंगे। लंबी जुल्फों पे दिल दिया, ठीक है। ये 5 सब स्टेजेस हैं जो आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, प्रोफेज के अंदर देखने को मिलेंगे। आप कैसे याद कर सकते हैं, लंबी जुल्फों पे दिल दिया। यानी पहला जो फेज है वो है एल से लैप्टोटीन, जी की अगर हम बात करें तो ये है आपका जाइगोटीन, पी की हम बात करें तो पैचिटीन, डी की हम बात करें तो डिप्लोटीन, और लास्ट डी है डायकाइनेसिस। तो प्रोफेज को बेसिकली हमने 1 2 3 4 5 फेज के अंदर हम स्टडी करेंगे, और ये 5 फेज हैं, लंबी जुल्फों पे दिल दिया यानी लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट फेज यानी प्रोफेज के जो फेज है इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखने की बात ये जरूरी है कि यहाँ पर प्रोफेज के अंदर, पूरे प्रोफेज के अंदर यानी लास्ट स्टेप से पहले तक हम जो कुछ भी इंसिडेंट, जो कुछ भी एक्टिविटीज पढ़ेंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही पढ़ेंगे। यानी जो कुछ भी हो रहा होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा होगा। जबकि डायकाइनेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर जाकर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस जो है वो गायब होंगी, वो डिसअपियर होंगी। उससे पहले जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी वो न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की प्रेजेंस में ही हो रही होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहला फेज यानी लैप्टोटीन। तो प्रोफेज की इन 5 स्टेजेस को या 5 फेज को देखने से पहले एक बार इनको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 फेज जो हैं, जो कौन कौन से हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। प्लस यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स भी देखने को मिल रहे होंगे जैसे कि क्रॉसिंग ओवर या साइनेप्स।
तो इनकी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो ना ही अपने फादर की तरह आइडेंटिकल होगी या ना ही अपने मदर की तरह आइडेंटिकल होगी, पर दोनों का मिक्सचर होगा। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आएंगी, पापा से, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आएंगी, मदर से आएंगी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम कुछ पापा की तरह दिखते हैं या कुछ मदर की तरह दिखते हैं, अपनी मम्मा की तरह दिखेंगे, तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली फेज यानी लैक्टोटीन। देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं, मैंने आपको माइटोसिस के अंदर ये बताया था कि जब भी कोई सेल माइटोसिस या मियोसिस में एंटर करेगी, उससे पहले वो एक कॉमन फेज से गुजरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हमने इंटरफेज बोला था। इंटरफेज के अंदर हमने अलग अलग फेज देखे थे, जैसे कि G0 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो उसके अंदर जो एस फेज था यानी सिंथेसिस फेज था, वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी जो डीएनए वहां पे मौजूद रहता है, वो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करेगा। यानी सिंथेसिस फेज के अंदर हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, और वहां पे डीएनए ऑलरेडी क्या हो चुका है, डबल इन नंबर हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस था। इंटरफेस के अंदर जो एस फेज है, उसके अंदर डीएनए ने अपने कंसंट्रेशन को, अपनी स्ट्रेंथ को ऑलरेडी डबल कर लिया है। और यहाँ पे जब हम लैक्टोटीन की बात करेंगे, तो ये लैक्टोटीन का पहली बात तो मतलब क्या है, लैक्टो का मतलब होता है थिन और टीन का मतलब होता है बेंड, या इसको लैक्टोनीमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैक्टोनीमा। लैक्टोनीमा फेज भी इसी का नाम है, जिसका मतलब है थिन थ्रेड्स, जिसका मतलब है थिन थ्रेड्स। ठीक है, तो ये पहला फेज है प्रोफेज का, लैक्टोटीन या लैक्टोनीमा इसको बोला जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्या हो गया है कि यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड्स। कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड्स का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये मैंने डिनोट किए। मान लीजिए कि ये किसके हैं, ये फादर के क्रोमोसोम है। किनके हैं, फादर के क्रोमोसोम है। और ब्लैक का आप मतलब समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं किसके क्रोमोसोम है, मदर के क्रोमोसोम है। यानी हम लोगों की जो बॉडी की सेल्स है, उनमें ऑलरेडी किसका मिक्सचर है, इक्वल सेट ऑफ फादर के क्रोमोसोम का और इक्वल सेट ऑफ मदर के क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे आपको कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड्स देखने को मिलेगा, यानी पतली पतली लंबी लंबी थ्रेड्स, पर वो क्या हो चुकी हैं, पेयर अप हो चुकी हैं। यानी फादर की ये रहेंगी तो लंबे थ्रेड के स्ट्रक्चर के अंदर ही, पर आपको देख सकते हैं आप, ये कंडेंसेशन हो रखा है इनका, कि मदर की यहाँ पे पेयर अप हो रखा है और फादर का भी यहाँ पे क्या हो रखा है, पेयर अप हो रखा है। तो ये नॉर्मल सा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा क्रोमेटिन फाइबर्स का, कहां पर, जो पहली फेज है प्रोफेज की, जिसको हम लैक्टोटीन कहते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको लैक्टोटीन देखने को मिलेगी। लैक्टोटीन अब फॉलो करेगा किसके साथ, ज़ाइगोटीन के साथ। चलिए देखते हैं ज़ाइगोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए ज़ाइगोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इसके अंदर आपको यहाँ पर हम एक स्पेशल टर्म की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं साइनैप्स फॉर्मेशन। इसको साइनैप्स फॉर्मेशन या फिर इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमने इससे पहले स्टेज में बात की कि एक सेट जो क्रोमोसोम का होगा वो होगा फादर का और एक होगा मदर का। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों साइनैप्स करेंगे। साइनैप्स का मतलब ये साइड टू साइड ज्वाइन नहीं करेंगे, ये एज अ सैंडविच एक के ऊपर, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। इस ओवरलैपिंग को, यानी यहाँ पे क्या होगा कि फादर का जो क्रोमोसोम का सेट है और मदर का जो क्रोमोसोम का सेट है, वो क्या करेगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। इसको टेट्राड फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्योंकि टेट्राड क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्रोमेटिन फाइबर है, 4, यानी 2 हो गए फादर के और 2 हो गए मदर के। वो एक के ऊपर एक क्या करेंगे, एज अ सैंडविच, सैंडविच की तरह वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इसको बोलते हैं साइनैप्स फॉर्मेशन या साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज़ाइगोटीन की। ज़ाइगोटीन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि थ्रेड जो है वो पेयर अप करती हैं। क्या करती हैं, पेयर अप, पेयर कर लेंगी। यानी फादर की जो क्रोमोसोम है और मदर की जो क्रोमोसोम है, वो क्या करेंगे, आपस में पेयर अप करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक साइनेप्टोनीमल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये साइनेप्टोनीमल क्या है, ये एक तरीके का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो इन दोनों क्रोमोसोम को आपस में अटैच करके रखता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि हम जब ज़ाइगोटीन की बात कर रहे हैं तो Z और Z की मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो वो कैसा दिखेगा, S जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, देखिए अगर हम Z की बात करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, S। और इस S से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा,
साइनैप्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा या साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो आपको ज़ाइगोटीन फेज के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहां पर हमने देखा कि यहां पे पेयरिंग हो रही है, पर पेयरिंग हो किसकी रही है? पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की, यानी पेयरअप किसका हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम का। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है कि पहली बात तो ये क्रोमोसोम होने अलग चाहिए। अलग मतलब एक क्रोमोसोम किसका है? एक क्रोमोसोम है फादर का, और जबकि दूसरा क्रोमोसोम है किसका है? वो मदर का है। ठीक है, क्रोमोसोम अलग है, यानी एक क्रोमोसोम फादर का है, एक क्रोमोसोम मदर का है, पर ये होमोलोगस तब कहलाएंगे जब पहली बात तो इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लेंथ इक्वल होगी, और उनकी सेम लोकेशन पे सेम टाइप की जीन होनी चाहिए, यानी सेम जीन्स ऑन सेम लोकाई, सेम लोकेशन पे सेम जीन्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फादर और मदर की क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये जीन किसका है? ये जीन है आपके ग्रोथ का। किसका जीन है? ग्रोथ का जीन है। तो सेम लोकेशन पे यहाँ पे मदर की जो क्रोमोसोम है उसकी यहाँ पे भी किसका जीन पाया जाना चाहिए? ग्रोथ जीन ही पाया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे फादर की जो ये लोकेशन है, ये यहाँ पे मान लीजिए आई के कलर की है। किसकी है? आई कलर की है। तो यहाँ पर मदर का जो क्रोमोसोम है वहां पे भी जीन किसका होना चाहिए? आई कलर का होना चाहिए। तो सेम जीन ऑन सेम लोकेशन, तब जाके ये क्या कर लेंगे? पेयर अप कर लेंगे। तब जाके ज़ाइगोटीन के अंदर इनका क्या देखने को मिलेगा? इन होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अप, यानी सैंडविच नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ज़ाइगोटीन का फेज है। ज़ाइगोटीन के फेज में होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो पेयर अप करेंगे। वो क्या बनाएंगे? वो साइनैप्स का फॉर्मेशन करेंगे, या साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी ऊपर एक जो क्रोमोसोम है वो हो सकता है फादर का हो, और नीचे जो क्रोमोसोम हो किसका हो? मदर का हो। इन्होंने क्या कर लिया है? ओवरलैप कर लिया है, पर इनका होमोलोगस होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो पेयरिंग कहलाएगी, ये कौन से फेज के अंदर है? ये फेज है आपका ज़ाइगोटीन, और इस पेयरिंग को साइनैप्स कॉम्प्लेक्स या साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब जो अगला फेज है वो है पैचिटीन। पैचिटीन के अंदर हम एक स्पेशल फिनोमेना की बात करेंगे जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। पैचिटीन और क्रॉसिंग ओवर को आप रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, पैचिटीन जो है उसकी स्पेलिंग में आपको सी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सी। ये सी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना लेप्टोटीन के अंदर, ना ज़ाइगोटीन, ना डिप्लोटीन, और ना ही डायकाइनेसिस के अंदर। पैचिटीन के अंदर ही क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और इसी सी से आप याद रख सकते हो कि पैचिटीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि Z से मैंने आपको बताया ज़ाइगोटीन का मिरर इमेज यानी कि S, वहां पे आप याद रख सकते हो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पैचिटीन की बात करें तो यहाँ पे पैचिटीन के अंदर सी आ रहा है, और इसी सी से आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है, इसको देखते हैं। देखिए, क्रॉसिंग ओवर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बात तो हम बात करते हैं, ये ब्लू वाला जो क्रोमोसोम है ये फादर का है, और ये ब्लैक वाला है मदर का। हमने इससे पहले बात की कि इनका क्या हो चुका है? ओवरलैपिंग हो रखी है। ये ओवरलैपिंग क्यों हुई थी? क्योंकि अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है? इसको हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसमें ओवरलैपिंग या एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब नॉन सिस्टर या सिस्टर क्रोमैटिड क्या है? हमने बात की ये फादर का क्रोमोसोम है, तो ये फादर के क्रोमोसोम के दो अलग अलग जो क्रोमैटिड्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड। उसी तरीके से अगर ये मदर की है तो इन्हें भी क्या बोला जाएगा? ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड है। क्या है ये? सिस्टर क्रोमैटिड। पर फादर का क्रोमैटिड और एक मदर का क्रोमैटिड, ये आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। यानी फादर का ये क्रोमैटिड और मदर का ये क्रोमैटिड आपस में क्या है? नॉन सिस्टर है, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का क्या होगा? आपस में क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी क्रॉसिंग ओवर को या रिकॉम्बिनेशन को हम, और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चियास्माटा। क्या कहा जाता है? चियास्माटा।
ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रॉसिंग ओवर से आप याद रखिएगा चियास्माटा, ये दोनों में आपको दोनों एचेटीन में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन और चियास्माटा, यानी ये जो क्रॉसिंग ओवर आप देख सकते हैं, यानी जहां पे ये ओवरलैप कर रहे हैं उस जगह को, उस लोकेशन को क्या बोला जाता है, चियास्माटा बोला जाता है। ठीक है, तो इस पिक के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर अप हुआ था वो आपस में अब क्या करेंगे, उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैप, और जहां पे ओवरलैप हो रहा है उस पोजीशन को, उस लोकेशन को चियास्माटा कहलाया जाता है। आगे अब हम बात करते हैं डिप्लोटीन स्टेज की। डिप्लोटीन स्टेज का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे क्या हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, क्रॉसिंग ओवर यानी मदर का एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड फादर के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से ओवरलैप किया था, और ओवरलैप करने के कारण अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो चुकी है, उसी क्रोमोसोम, उसी सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फादर का जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ पार्ट आपको किसका देख रहा है, देखने को मिल रहा है, मदर के क्रोमोसोम के या मदर के जेनेटिक स्ट्रक्चर का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो मदर का है वो, उसमें आपको किसको देखने को मिल रहा है, फादर का जेनेटिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ, डिसोल्यूशन हो गया यहाँ पे किसका, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या हो गया है, डिसोल्यूशन हो चुका है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस ये थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है और भी किसी जगह पर भी हो सकता है, ये जो इक्वल जीन की हमने बात की थी, ये जीन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर पाई गई, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो चुका है, अब परमानेंटली फादर के क्रोमोसोम में मदर का वो जीन डिसॉल्व हो चुका है, और मदर के क्रोमोसोम के अंदर फादर का वो जीन डिसॉल्व हो चुका है, जिसके कारण मिक्सचर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखेंगे। तो एट द एंड ये डायग्राम आपको बताएगा किस तरीके से यहां पर क्या हुआ है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले जाइगोटीन के अंदर हमने क्या देखा कि पेयर अप हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद हमने क्या देखा, क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिली। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, फादर का नॉन सिस्टर और मदर का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उस जगह को जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं उसको चियास्माटा कहते हैं। और लास्ट में क्या हो चुका है, ओवरलैप जो हो चुका है वो परमानेंटली एब्जॉर्ब हो चुका है या डिसोल्यूशन हो चुका है उसका, जिसके कारण फादर और मदर दोनों के क्रोमैटिड सिस्टर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, उनके मिक्सचर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अभी तक जो हमने 4 फेज देख लिए, सबसे पहले हमने देखा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद हमने देखा जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, पेयर अप होगा, और यहाँ पे साइनेप्स या साइनेप्टोनीमल फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने बात की है डिप्लोटीन। तो पैकिटीन, पैकिटीन के अंदर क्या हुआ, पैकिटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिला। और पैकिटीन के बाद हमने बात की है डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में आपको क्या देखने को मिला, यहां पर परमानेंटली डिसोल्यूशन हो चुका है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। अब हम अगला जो लास्ट फेज है प्रोफेज का, जिसको हम बोलते हैं डायकाइनेसिस, उसके अंदर देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऊपर वाली चारों स्टेज के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये जो क्रोमोसोम है उनमें आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो चुकी है और डिसोल्यूशन भी हो चुका है। और अब यहाँ पे डिप्लोटीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या डिसअपियर हो जाएगा, जो न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपियर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल्स क्या करने लगेंगे, अपने एस्ट्रल फाइबर्स बनाने शुरू करेंगे। यानी यहाँ पे स्पिंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी ये जो फेज है डिप्लोटीन, इसको आप, जब हमने माइटोसिस में बात की थी, हमने बात की थी प्रोमेटाफेज की, प्रोमेटाफेज की बात की थी। तो प्रोमेटाफेज या डायकाइनेसिस इक्वल है, दोनों के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है, और जो आपके सेंट्रियोल्स जो थे
ये सेंट्रियोल्स अब क्या होने लगे हैं, अब ये धीरे धीरे अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और अपोजिट पोल के जाने के बाद यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, जो इनके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो लंबे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोमेटाफेज यानी सिंपल सी बात है कि प्रोफेज का एंड या टर्मिनेशन फेज है। ये क्या है, ये टर्मिनेशन फेज है, टर्मिनेशन फेज ऑफ प्रोफेज यानी लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। तो मेटाफेज की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जब सेंट्रियोल्स दो अपोजिट पोल पे जा चुके हैं तो यहाँ पे जो एस्ट्रल फाइबर्स या स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो किससे अटैच करते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट यानी कि सेंट्रोमेयर से करते हैं, सेंट्रोमेयर से करते हैं। सेंट्रोमेयर के साथ यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर, जिसकी हम बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन माइटोसिस के अंदर दे चुके हैं। यहाँ पे वो अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद ये बीच में मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इससे पहले जब डायकाइनेसिस की जब हमने बात की थी, डायकाइनेसिस में हमने क्या देखा था कि वहां पर जो सेंट्रल थे वो अपोजिट पोल पे जाते हैं, न्यूक्लियस गायब हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस वहां पे डिसअपियर हो जाता है। साथ ही साथ क्या होगा, जाइगोटीन में जो होमोलोगस जो पेयर थे उन्होंने पेयर अप किया था, डायकाइनेसिस के अंदर वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। यानी मदर का क्रोमोसोम और फादर का क्रोमोसोम भी क्या हो चुका होता है, अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, यानी यहाँ पे मदर के क्रोमोसोम भी हैं और फादर के क्रोमोसोम भी हैं। उन्होंने क्या कर लिया है, अपने आप को अलाइन कर लिया है, किस फेज के अंदर, मेटाफेज 1 के अंदर। अगली बात करते हैं एनाफेज 1 की। देखिए एनाफेज 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनाफेज 1 जब हमने माइटोसिस की बात की थी वहां पे हमने क्या देखा था कि एनाफेज के अंदर जो सिस्टोक्रोमेटिड है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। पर यहाँ पे मियोसिस का जो एनाफेज 1 है उसमें ऐसा नहीं होता है। मियोसिस के एनाफेज 1 के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है वो अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा। हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे फादर और मदर दोनों की क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, मेटाफेज के अंदर मिड लाइन या इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या हो चुके हैं, अटैच या अलाइन हो चुके हैं। यहां से जब ये सेंट्रियोल के द्वारा जो एस्ट्रल फाइबर्स निकलेंगे, ये एस्ट्रल फाइबर्स क्या करेंगे, पूरे क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे। यानी जब ये फेज एंड होगा तो यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम होंगे, अगर टोटल सेल के अंदर 46 थे तो यहाँ पे आपके 23 सेट पाए जाएंगे और यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। यानी यहाँ पर अब क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है क्रोमोसोम का। 46 में से हाफ क्रोमोसोम का सेट एक पोल पे जा चुका है और हाफ क्रोमोसोम का सेट दूसरे पोल पे जा चुका है। यानी जब ये एंड होगा तब 23 क्रोमोसोम्स आपके एक पोल पे होंगे और 23 क्रोमोसोम आपके दूसरे पोल पे होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि हम जब एनाफेज 2 की बात करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटेड अलग हो जाएंगे। पर यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकली याद रखना है, पूरा क्रोमोसोम का जो सेट है वो अपोजिट पोल पर चला जाएगा। तो देखिए अब टेलोफेज के अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम का सेट ऊपर जा चुका है, यानी ऊपर अब 23 क्रोमोसोम है और अगला क्रोमोसोम का सेट 23 क्रोमोसोम नीचे वाले पोल पे आ चुके हैं। टेलोफेज में जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी और साथ में ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा न्यूक्लियोलस का। क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी ये क्रोमोसोम सेट के आसपास न्यूक्लियस बन चुका है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम के सेट के आसपास न्यूक्लियोलस बन चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है, यानी अब ये सेल दो सेल के अंदर डिवाइड होगी, आपको क्या देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। तो साइटोकाइनेसिस जैसे कि हम जानते हैं, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर यहाँ पे आना शुरू होगा, प्रेशर पड़ना शुरू होगा। धीरे धीरे ये प्रेशर, ये जो क्लीवेज है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और इस क्लीवेज को हम पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो, इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। अब ये क्लीवेज इंक्रीज होता जाएगा और जिस तरीके से अगर ये क्लीवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये फाइनली दो सेल के अंदर डिवाइड हो चुकी होंगी। किसके अंदर, दो डॉटर सेल के अंदर फाइनली क्या हो चुकी हैं, डिवाइड हो चुकी हैं। पर याद रखिएगा यहाँ पर अभी जो दो सेल्स हैं ये कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल हैं। क्या है ये, हैप्लॉइड। पर यहाँ पर अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। मियोसिस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अभी भी क्या है, क्रोमोसोम बना हुआ।
हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्रोमोसोम के फाइबर्स को अलग करना पड़ेगा, क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये मियोसिस कंप्लीट होगा। अभी तक जो कंप्लीट हुआ है वो है मियोसिस 1। अब हम शुरुआत करेंगे मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जो है वो हूबहू बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल जो फेज है प्रोफेज 1, उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज, सॉरी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से देखते हैं कि इसके अंदर मियोसिस 2 के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो प्रोफेज 2 की हम बात करते हैं। प्रोफेज 2 में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2-3 फिनोमेना आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। पहला कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस था, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिसअपियर, और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर यहाँ पे हो जाएगा। आसपास जो सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल्स अब कहां पे जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे अपोजिट पोल के जाने के बाद यहाँ पर इसके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, अराइज होना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज 2 की अगर हम बात करें तो मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा कि अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम कहां आ चुके हैं, ये आपके बीच में यानी मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं, और यहां से जो आपके सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये इनके सेंट्रोमेयर पे आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर जो है यहाँ पे आके ये क्या हो जाएंगे, अटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होगा आपका मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के बाद यहाँ पे अब शुरुआत होगी आपके एनाफेज 2 की। तो एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम की थ्रेड्स थी यहाँ पर, यानी ये जो क्रोमोसोम की थ्रेड थी, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, ये काइनेटोकोर क्या करेगा, अब इन क्रोमोसोम को अलग कर देगा। अब इन क्रोमोसोम को अलग कर देगा, तो यहाँ पे अब ये क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। यानी जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो चुका है, क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं। क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ये जो क्रोमोसोम है, ये क्या हो चुके हैं, हम अलग हो चुके हैं। और जब ये अलग हो चुके हैं तो अब यहाँ पे प्लॉइडी तो चेंज नहीं होगी, यहाँ पे क्या रहेंगे, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, बस जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। ये एनाफेज आपका 1, एनाफेज 2 यहाँ पे कंप्लीट होगा, और लास्ट में टेलोफेज के अंदर क्या होगा कि टेलोफेज में अब ये यहाँ पर नॉर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। कैसे रहेंगे, नॉर्मल जो क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेंगे, 23 क्रोमोसोम ऊपर, और यहाँ पे भी क्या रहेंगे, 23 क्रोमोसोम नीचे रहेंगे, और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जैसे ही टेलोफेज 2 कंप्लीट होगा, अब ये सेल्स भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा, यानी ये सेल अलग हो जाएगी, और अब यहाँ पे एक सेल से वापस कितनी बन चुकी है, 2 सेल बन चुकी है। यानी शुरुआत में जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था तब वहां पे 2 सेल थी, और 2 सेल के बाद वापस अब एक सेल किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, 2 सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी 2 सेल अगर 2 और में कन्वर्ट होंगी तो कितनी बन चुकी है, 4 सेल। और अब ये 4 सेल जो है ये कैसे नेचर की हैं, ये हैप्लॉइड नेचर की सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो है आपका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो हमने एंड में देखा कि कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट क्या है कि अब यहाँ पे हैप्लॉइड हो चुके हैं 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम चारों सेल के अंदर पाए जाएंगे। इसी तरीके से जब ये मान लीजिए अगर ये एक सेल है, इसी तरीके से सेम मियोसिस आपको स्पर्म के अंदर भी देखने को मिलेगा। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में 23 क्रोमोसोम यानी ये सेल मदर की एक सेल और फादर की एक सेल क्या करेगी, आपस में फ्यूज करेगी, फर्टिलाइज करेगी, और 23 प्लस 23 यानी 46 क्रोमोसोम का एक सेल यानी जाइगोट वहां पे बनेगा, और फिर जाइगोट वापस से डिवाइड करना शुरू करेगा, और इस तरीके से हमारे सेल से टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनेगा एक पूरे का पूरा ह्यूमन बीइंग। तो आई होप मियोसिस जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि बेसिकली मियोसिस में क्या होगा, ये आपके रिप्रोडक्टिव या सेक्स सेल के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनेगी, चारों डॉटर सेल हैप्लॉइड होंगी। इसके अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 देखने को मिलेगा। मियोसिस 1 के अंदर जो पीमैट होगा उसमें प्रोफेज के अंदर 5 सब फेज देखने को मिलेंगे, जिसको मैंने आपको याद करवाया था कि लंबे जुल्फों पे
दिल दिया, यानी L से लिप्टोटीन, Z से जाइगोटीन, P यानी पैचिटीन, पैचिटीन के बाद है आपका डिप्लोटीन और डिप्लोटीन के बाद है आपका डायकाइनेसिस। तो उसके अंदर हमने अलग अलग चीजें देखी। कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे होमोलोगस पेयर अप करेंगे, और फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन के होने के बाद नॉर्मल जो सेल डिवीजन है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो, या मैंने कुछ हेल्प आपको माइटोसिस और मियोसिस में की हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, ताकि नीट वगैरह के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनका हमेशा से माइटोसिस और मियोसिस के अंदर एक जो प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। थैंक यू।